हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो पॉलिटी में आज हमारा एक टॉपिक है वो है संसद। संसद जो कि भाग 5 और आर्टिकल जो है 79 से 122 तक दिया है। संसद एक संस्था है जो हमारे देश को चलाने के लिए नियम कानून बनाते हैं और जो भी नियम कानून है उनमें संशोधित करते हैं, यानी कोई भी नियम कानून पहले से है उसमें क्या फेरबदल करना है। इस प्रकार जो है संसद एक प्रकार से लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि वह नियम कानून बनाने वाली एक संस्था है जो हमारे देश में नियम कानून बनाती है। संसद को इस बिहाफ पे हम लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं। देखिए, जो भी जनता का प्रतिनिधि होता है वह जो चुन करके इसी संसद में जाते हैं और वहां से वह जो देश को चलाने के लिए क्या बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं। इसीलिए हम संसद को क्या कहते हैं, लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया। देखिए, ब्रिटेन में जो है संसद सर्वोच्च होता है। संसद जो है यहाँ पे क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है, सर्वोच्च होता है। संसद जो है किसी भी नियम कानून को कभी भी किसी भी हिसाब से किसी भी हद तक बदल सकता है। लेकिन भारत में जो है, भारत में सर्वे सर्वा जो है संसद नहीं है। समझने वाली बात है। यहाँ का जो संविधान है, यहाँ का जो संविधान है भारत का, यह सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा सर्वोच्च है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, वहाँ का संसद है। फिर हम वहीं अगर अमेरिका का बात करें तो अमेरिका में जो है वहाँ का जो न्यायालय है, तो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो भारत में जो है संसद जो है नियम कानून बनाएगी, वो भी संविधान के दायरे में रह करके बनाएगी। ठीक, तो संसदीय प्रणाली जो है यह हम ब्रिटेन से लिए हैं और यह द्विसदन है, यानी कि संसद का 2 सदन है। एक है लोकसभा, LS मतलब लोकसभा, और दूसरा है RS यानी कि राज्यसभा। यानी कि संसद के 2 सदन हैं। देखिए, 2 सदन में एक होता उच्च सदन, एक होता निम्न सदन। अगर अमेरिका का बात करें, यहाँ के भी संसद का 2 सदन है। वहाँ के उच्च सदस्य को सीनेट कहते हैं और निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। वहीं अगर ब्रिटेन का बात करें तो ब्रिटेन में जो उच्च सदन है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, जो निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। देखिए, निम्न सदन क्या होता है, डायरेक्ट जनता का प्रतिनिधि जाते हैं। लेकिन उच्च सदन में जो है यह जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या मनोनीत सदस्य ही जाते हैं। ठीक ना। मैं अगर भारत का बात करें तो भारत का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं और यहाँ का निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो भारत का जो संसद है इसके 3 अंग हैं। कौन कौन? एक है राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति है, 80 में है राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। यह महत्वपूर्ण बात एक जानने वाली यह है कि राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग तो है, परंतु उसका क्या नहीं है, सदस्य नहीं है, ना ही वो वोट दे सकता, सदन की कार्रवाई में वो मतदान नहीं कर सकता। लेकिन कानून बनाने में इसका हस्ताक्षर बहुत ही जरूरी है। देखिए, कोई भी अगर विधेयक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों अगर अलग अलग पारित कर दिया, उसको कानून बनने में राष्ट्रपति का क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए। तो इस प्रकार राष्ट्रपति का एक अहम रोल है। साथ ही साथ बैठक को बुलाना यानी कि आमंत्रित करना या संयुक्त बैठक करवाना, यानी लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बैठक में बुलाना, उसी को कहते हैं संयुक्त बैठक करवाना। या सत्रावसान करना, यानी कि किसी भी सत्र को ही खत्म कर देना अगले सत्र तक के लिए, और लोकसभा का भी गठन करना। ये सब जो है राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण प्रमुख कार्य है। अब जो है हम लोकसभा और राज्यसभा का संरचना देखते हैं। देखिए, जो राज्यसभा है यहाँ का जो सदस्य होते हैं ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते हैं, यानी अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी कि सभी सदस्य एक साथ अवकाश ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। यानी कि यह कभी भी एक साथ भंग नहीं होता इसका कार्यकाल, तो इसको हम क्या कहेंगे, अस्थायी सदन कहते हैं। इसे हम उच्च सदन भी कहते हैं। और अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है इसके मेंबर को चुनने में जनता का कोई रोल नहीं है। फिर कैसे होता है इसका चुनाव, तो राज्य के विधानसभा के द्वारा, जो राज्यसभा के विधानसभा में जो मेंबर होते हैं, MLA जो होते हैं, यही जो है डायरेक्ट जो है
राज्यसभा के मेंबर को चुन लेते हैं, यानी कि जनता इसमें डायरेक्ट भाग नहीं लेती, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। सदस्य की कुल संख्याओं का बात करें तो कुल संख्या जो प्रावधान है वो 250 है। उसमें से 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेंगे, लेकिन यह 4 क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, कला, विज्ञान या समाज सेवा, इन चारों के क्षेत्र से वो 12 सदस्यों को मनोनीत यानी कि चुन सकते हैं। वहीं अगर बात करें राज्यों से, टोटल 238 सीट है, लेकिन फिलहाल जो है 233 ही चुन करके आते हैं। कुछ सीट्स जो चुन के नहीं आते हैं वो फिलहाल जो है पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर और कुछ अक्साई चीन वाले एरिया से, अगर जब भारत में वो एरिया मिल जाएगा तो फिर 238 हो जाएगा। इस प्रकार अगर अब 4th अनुसूची का बात करें तो 4th अनुसूची में राज्यसभा में का जो सीट है उसके बारे में, ठीक है, राज्यसभा के सीटों के बारे में प्रावधान है। इसका सीट का जो बंटवारा, सीट जो फिक्स किया गया है, जनसंख्या के आधार पर सीट का निर्धारण किया गया है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 31 सीट है और सिक्किम में कितना, 1 सीट है। इस प्रकार हम देख सकते हैं राज्यों को समान प्रतिनिधित्व तो यहाँ नहीं मिला है राज्यसभा की सीट में। उसे जो प्रतिनिधित्व मिला वो जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ। वहीं अगर बिहार का बात करें तो बिहार में कितना राज्यसभा सीट है, 16 राज्यसभा सीट है। फिर हम देखते हैं लोकसभा का जो संरचना है, इसको देखते हैं। लोकसभा जिसको हम निम्न सदन या जनता का भी सदन कहते हैं, ठीक ना। जनता का सदन का मतलब यह जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन करके प्रतिनिधि जाते हैं, इसलिए जनता का सदन कहते हैं। यह अस्थायी सदन है, मतलब है कि इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष के बाद खत्म हो जाएगा और लोकसभा का विघटन हो जाएगा, इसलिए इस सदन को अस्थायी सदन कहते हैं। इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि डायरेक्ट जनता जो है अपना सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि को चुन करके लोकसभा में भेजती है। और ये जनता का सदन है क्योंकि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन के जाते हैं। इसका जो सीट है ये 543 है, और यानी कि 543 जो सीट है यह निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर बना है, और निर्वाचन क्षेत्र जो है जनसंख्या के अनुपात में बढ़ता है। देखिए हमारे देश में परिसीमन आयोग जो है, डिलिमिटेशन जो कमीशन है, वह हमारे देश को कई सेक्टरों में बांट दिया गया है। मान लीजिए ये है, इस प्रकार से बांट दिया गया, और इस प्रत्येक क्षेत्र को हम एक निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, और यह जनसंख्या के अनुपात में यह निर्वाचन क्षेत्र बनता है। और इस प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 1 सीट होता है और यहाँ पे एक उम्मीदवार जो है जीत करके जाते हैं। इस प्रकार हमारे देश में 543 निर्वाचन क्षेत्र है, यानी 543 सीट है। जो ये जो है डिलिमिटेशन कमीशन बनाने का काम करता है। अभी तक 4 बार जो है परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि जो कुछ सीटें जो है लोकसभा में आरक्षित है, तो 84 सीट जो है एससी के लिए और 47 सीट एसटी के लिए, यानी कि जो अनुसूचित जाति है इसके लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट का रिजर्वेशन है, आरक्षण है। अब हम आगे देखते हैं, हाँ, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु क्या योग्यता है, क्या अर्हता है, वो देखते हैं। तो अगर हम राज्यसभा का बात करें तो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पहली बात तो है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात है कि राज्यसभा में के सदस्य बनने हेतु उसके आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर लोकसभा का बात करें तो लोकसभा का सदस्य बनने लगे उसकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए। अगर हम राष्ट्रपति का बात करें, हम राष्ट्रपति जो पढ़े थे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो हम इस आयु वर्ग को भी ध्यान में रखेंगे कि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, वहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। फिर हम आगे देखते हैं, किसी भी कोई भी नागरिक जो सदस्य बनेगा किसी भी लाभ पद या सरकारी पद पर न हो, न दिवालिया घोषित किया गया हो, और सामाजिक अपराध में किसी भी तरह से कोई संलिप्त न हो। तो इस प्रकार इसकी अर्हता या योग्यता हो गई। अब हम देखते हैं कि सदन की जो अवधि है, जो कार्यकाल है, वह कब तक होता है, सदन का कार्यकाल अवधि। तो राज्यसभा का बात करें तो राज्यसभा विघटित नहीं होता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 1/3 सदस्य जो प्रति 2 वर्ष में रिटायर यानी अवकाश में जाते हैं, और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, यानी कि प्रत्येक 6 वर्ष में जो बनेगा वो 6 वर्ष में रिटायर हो जाएगा, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 क्या होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह सदन हमेशा चलते रहता है, यानी कि इसका विघटन नहीं होता, इसलिए इसको
अस्थायी सदन कहते हैं। वहीं अगर लोकसभा का बात करें तो लोकसभा का चूंकि 5 वर्ष के बाद विघटन हो जाता है, 5 वर्ष के बाद स्वतः विघटन हो जाता है, इसलिए अस्थायी सदन भी कहते हैं। बहुमत न रहने पर पूर्व भी इसका विघटन हो सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, या प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति जो है लोकसभा का विघटन कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपातकाल है, आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल, किसका, लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल को हम बढ़ा सकते हैं, कितने बार, एक बार में हम 1 वर्ष बढ़ाएंगे, कितनी बार बढ़ा सकते हैं इसके लिए कोई ये नहीं है, लिमिट नहीं है। फिर हम बात करें कि जो लोकसभा या राज्यसभा का जो बैठक होता है उसको संचालन करने के लिए एक पीठासीन अधिकारी की जरूरत होती है, यानी कि एक अध्यक्ष का जरूरत होता है। तो अगर राज्यसभा का बात करें तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। जो राष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति हमारे देश का, वह उसका कार्य देखे तो उसका कार्य बस यही कि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। यह जो है सदस्य नहीं होते हैं परंतु अपना निर्णायक वोट दे सकते हैं। अगर किसी मामले में मान लीजिए कि 50-50% जो है वोट बट गया है तो वो अपना निर्णायक वोट उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति दे सकते हैं। वहीं अगर लोकसभा के पीठासीन अधिकारी का बात करें तो लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, उसका चुनाव जो है लोकसभा के मेंबर के द्वारा ही आपस में कर लिया जाता है। देखिए इसका काम क्या होगा, जो किसी भी सभा का जो अध्यक्ष होगा, जो संचालन वो क्या करेगा, उस सभा का संचालन करेगा, यानी कि बैठक का संचालन करना, सदन में व्यवस्था एवं मर्यादा बनाए रखना इसका काम है। और है कि निर्णायक मत देना। देखिए लोकसभा का जो मेंबर है, ये सॉरी अध्यक्ष है, यह वोट नहीं देंगे लेकिन निर्णायक वोट, यानी कि अगर किसी मामले में 50-50% वोट बट गया है तो वो अपना निर्णायक वोट इस कंडीशन में दे सकते हैं। वहीं अगर बात करें कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, यह जो है धन विधेयक का निर्णय, यानी कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय कौन देगा, लोकसभा का अध्यक्ष देगा। अभी वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है, ओम बिरला है, ठीक। अगर हम दल बदल के बारे में बात करें, दल बदल पर फैसला भी लोकसभा का अध्यक्ष देगा। दल बदल क्या है, कोई भी अगर मान लीजिए कोई सांसद है या तो वह जो है एक दल को छोड़ करके, एक राजनीतिक पार्टी को छोड़ करके दूसरे राजनीतिक पार्टी में जब शामिल होते हैं, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल का जो फैसला यानी कि कानून जो लगेगा, इसका फैसला कौन करेंगे, ये लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे। फिर है आगे की गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करना। देखिए गणपूर्ति का मतलब है कि जो सदन का जो बैठक होता है उसमें एक न्यूनतम आवश्यक सदस्य की संख्या होती है, वो गणपूर्ति के लिए 1/10 चाहिए, यानी कि टोटल सीट का 1/10 सदस्य अगर प्रेजेंट है तो सदन का सभा आसानी से चलेगा, उसको चलाया जा सकता है। लेकिन अगर गणपूर्ति का अभाव है, यानी कि 1/10, अगर मान लीजिए कि 50 सीट है टोटल, तो उसका गणपूर्ति क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 50 को 1/10 से गुना करेंगे तो अगर 5 सदस्य है तो फिर सदन का कार्रवाई चलेगा, लेकिन 5 से कम यानी गणपूर्ति का अभाव हो गया तो सदन को स्थगित कर सकता है। या स्थगित करने का काम कौन करेगा, जाहिर सी बात है पीठासीन अधिकारी, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी। अब हम संसद के कुछ सत्र के बारे में देखते हैं। एक है आहूत करना। आहूत करने का मतलब कि बैठक में आने हेतु मतलब ऑर्डर देना, आदेश देना। राष्ट्रपति द्वारा सभा या सत्र में आने हेतु आदेश दिया जाता है। देखिए वर्ष में कम से कम 2 बार सभा का आयोजन करवाया जाता है। किसी भी सभा या सत्र में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ यानी कि संसद में जो 3 सत्र चलता है, हमारे संसद में 3 सत्र चलता है, जिसको हम BMW से भी ध्यान रखेंगे। बजट सत्र और मानसून सत्र और एक है विंटर सत्र यानी कि शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र चलते हैं और किसी भी सत्र में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए और प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 सत्र यानी सभा होना चाहिए। तो आहूत करने का काम कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। फिर आगे देखते हैं स्थगन करना। देखिए सदन के बैठकों को समाप्त करना। देखिए होता क्या है कि एक ही सत्र में ढेर सारा कई बैठकें होती है। मान लीजिए एक आज हुआ तो हो सकता है 2 दिन बाद फिर से हो या 3 दिन बाद हो। तो इस प्रकार कई बैठकें होती है और उस बैठकों को समाप्त करना। मान लीजिए आज इसको समाप्त करेंगे, फिर 2 दिन के नेक्स्ट 2 दिन के बाद फिर से बैठक किया जाएगा। तो ये सदन को स्थगन करना यानी कि बैठकों को समाप्त करने का काम कौन करेंगे, पीठासीन अधिकारी यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। एक है सत्रावसान। सत्रावसान क्या होता है कि सदन
राष्ट्रपति के द्वारा, 17वां सत्र राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। सदन के सत्र को ही समाप्त कर दिया जाएगा अगले सत्र के लिए। मान लीजिए बजट सत्र चल रहा, इसको ही समाप्त कर दिया गया। कब तक के लिए? मानसून सत्र के लिए। जब मानसून सत्र होगा फिर से स्टार्ट किया जाएगा। तो इस अवधि को हम कहेंगे सत्रावसान। तो सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। एक वर्ड है कोरम या गणपूर्ति। अभी हम देखें कोरम और गणपूर्ति क्या होता है। बैठक के संचालन हेतु न्यूनतम अनिवार्य सदस्य की जो संख्या होती है उसी को हम कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। कोरम जो होता है टोटल सीट का 1/10 भाग को हम कोरम कहते हैं। अगर कोरम का अभाव हो गया, यानी कि जितना संचालन के बैठक के संचालन के लिए अनिवार्य संख्या होना चाहिए सदस्यों की, अगर नहीं है तो सभा को स्थगित करने का काम लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे। एक वर्ड है विघटन। विघटन मतलब भंग करना। लोकसभा को ही भंग कर देना, यानी कि लोकसभा को अगर खत्म कर देना, भंग कर देना, उसकी कार्यकाल की अवधि को भंग कर देना ही क्या कहलाता है? विघटन। तो 5 वर्ष पूरा होने पर लोकसभा स्वतः भंग हो जाता है, यानी तो राष्ट्रपति द्वारा पीएम प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे भंग कर दिया जाता है। तो भंग जो होगा लोकसभा का ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का भंग नहीं होता है। यह अस्थायी सदन है राज्यसभा। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष में क्या लेते? अवकाश ग्रहण करते हैं। अब हम देखते हैं संसदीय कार्यवाही किस प्रकार चलती है। संसदीय कार्यवाही देखिए, एक है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल है कि पहला घंटा जब सदन स्टार्ट होगा बैठक, तो पहला घंटा सदस्यों के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके जवाब जो है सरकार के पक्ष मंत्री लोग उसके जवाब देते हैं। फिर अगला है शून्यकाल। शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय है शून्यकाल। इसमें सदस्य के द्वारा लोकहित के मामले में प्रश्न को उठाया जाता है, जैसे मान लीजिए बेरोजगारी हो गया, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी बाढ़ से या कोई प्राकृतिक आपदा या कृषि से रिलेटेड। तो इस प्रकार के लोकहित के बारे में मामला जो उठाया जाता है प्रश्नकाल के ठीक बाद, इसे ही हम शून्यकाल कहते हैं। एक है विश्वास प्रस्ताव। सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए यह प्रस्ताव लाता है। सरकार जो खुद का बहुमत सिद्ध करता है विश्वास प्रस्ताव ला करके। दूसरा अविश्वास प्रस्ताव, तो विपक्ष के द्वारा सरकार को हटाने के लिए, ठीक ना, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यानी अविश्वास प्रस्ताव का मतलब कि विपक्ष कहना चाहता है कि सरकार के पास अभी बहुमत नहीं है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव हो गया। इसके लिए इस 50 सदस्यों का समर्थन के द्वारा कोई भी विपक्ष जो है सरकार के खिलाफ ला सकता है। सरकार को फिर जो है विश्वास प्रस्ताव पास करके बहुमत सिद्ध करना पड़ता। अगर नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। एक है निंदा प्रस्ताव। निंदा मतलब आलोचना करना। निंदा प्रस्ताव सरकार की नीतियों का आलोचना करना, यानी कि विपक्ष जो है सरकार की नीतियों का आलोचना कर सकता, निंदा कर सकता, इसी को कहते हैं निंदा प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव, यानी कि मतदान के लिए, ठीक ना, किसी भी अगर कानून पे अगर मतदान होना है तो मतदान करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव, यानी कि जो भी मतदान देते हैं उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। या राष्ट्रपति के अभिभाषण पे उसको सभी सदस्य मिलकर के उसे क्या करते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव देते हैं, एक तरह से धन्यवाद देते हैं। अब हम देखते हैं विधेयक का प्रकार। देखिए विधेयक क्या होता है? जो भी चीज लोकसभा में या राज्यसभा में चर्चा होती है, जिस पे बहस होता है, तो उसको हम विधेयक कहते हैं, ठीक है ना। कानून बनने से पहले जो है कोई भी बिल जो है, यानी कि वो उसको विधेयक कहते हैं। अगर विधेयक राज्यसभा और लोकसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा अगर सिग्नेचर हो जाए तो यह जो है कानून यानी कि एक्ट में बदल जाएगा। तो हम देखते हैं विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए विधेयक लाने के लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं होती है। इसे विपक्ष के लोग यानी कि गैर सरकारी सदस्य भी ला सकते हैं, जो मंत्री यानी कि सरकार में नहीं है वो भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार के विधेयक को निजी विधेयक कहेंगे। अगर सरकार के द्वारा यानी कि मंत्री के द्वारा अगर यह कोई विधेयक लाया जाता है उसे हम सरकारी विधेयक कहते हैं। एक है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक उनको कहेंगे जब विधेयक जो है धन या वित्तीय विषय के अलावा अन्य मामले का हो, तो उसको हम कहते हैं साधारण विधेयक। एक है धन या वित्तीय विधेयक। वित्तीय मामलों से संबंधित जो विधेयक होता है उसको वित्तीय या धन विधेयक कहते हैं। 117 में आर्टिकल 117 में वित्तीय विधेयक के बारे में प्रावधान है, वह 110 में धन विधेयक के बारे में प्रावधान है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी धन विधेयक जो है वित्त विधेयक तो होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक क्या नहीं होते हैं? धन विधेयक नहीं होते हैं। धन विधेयक नहीं होते। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, उसमें अंतिम जो निर्णय लेने का काम करेगा वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा उसमें फैसला लिया जाएगा कि यह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है।
हम सदन का कार्य देखते, देखिए सदन का कार्य चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा दोनों मिलकर के करते हैं, लेकिन किसी किसी मामले में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होते हैं, यानी कि इसको ज़्यादा विशेषाधिकार मिला, कहीं कहीं राज्यसभा को ज़्यादा विशेषाधिकार मिला। हम दोनों को देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा जहाँ पे दोनों को समान अधिकार मिला है, किस किस मामले में, किसी भी समान विधेयक को पारित करने के लिए या संविधान संशोधन में दोनों को बराबर ही शक्ति अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। वही अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव तो दोनों को बराबर का अधिकार है, तथा राष्ट्रपति को हटाना यानी राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाना आर्टिकल 61, इसमें भी दोनों को बराबर अधिकार मिला है, और आपातकाल की स्वीकृति में भी। और कुछ मामला ऐसा है जहां लोकसभा को ज्यादा विशेषाधिकार मिला है राज्यसभा की तुलना में, जिसे धन विधेयक। देखिए धन विधेयक जब पास होता है तो लोकसभा में पास होने के बाद जो है राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है, इस अवधि में इसे पास करना होता है, अन्यथा जो है यह स्वतः पास मान लिया जाता है। धन विधेयक डिसाइड कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो डिसाइड करता है। धन विधेयक पे एक चीज याद रखिएगा, राष्ट्रपति से पूर्व ही हस्ताक्षर करवा लिया जाता। फिर एक है आपातकाल की समाप्ति। देखिए लगाने के लिए तो दोनों की स्वीकृति होनी चाहिए, लेकिन समाप्ति जो है लोकसभा अकेले खुद कर सकता है। इस प्रकार राज्यसभा का कुछ विशेषाधिकार है, और लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का भी कुछ विशेषाधिकार देख लेते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, देखिए उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन था उसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों को क्या था, विशेषाधिकार था। जितना लोकसभा का था उतना ही राज्यसभा का। वहीं अगर इसको हटाने का बात करें तो इस प्रस्ताव, यह जो प्रस्ताव है ये राज्यसभा से ही शुरू किया जाएगा। और साथ ही साथ किसी भी राज्य सूची में यानी कि राज्यों के हित में अगर राज्यों के मामले में कोई नियम कानून बनाना है तो उसका भी प्रावधान कौन करेगा, राज्यसभा करेगा। तो राज्य सूची के मामले में ठीक किसको विशेषाधिकार मिला है, राज्यसभा को। फिर है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, IAS IPS IFS जो है इसका आर्टिकल 312 में इसका वर्णन। तो नई सेवाओं का सृजन करना ही कहीं न कहीं राज्यसभा का विशेषाधिकार है। इस प्रकार हम जो है संसद के बारे में देख लिए, और हमारा देश में जो है संसद सर्वोच्च नहीं है, हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है। ठीक, तो आज का लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।